हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय ट्यूटोरियल्स। जैसा कि पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने सन 2017 के मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, यूपीटीईटी में जो आए हुए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को अब अब से यूपीटीईटी 2018 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं और आपको क्वेश्चंस पसंद आते हैं तो आप लोग जो है लाइक, कमेंट और शेयर कर लीजिएगा इसको। और अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। चलिए, बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो कोटि पूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री का है। ठीक है, तो दोनों कोण होंगे। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था, पिछली कक्षा में बताया था, और ये पिछली बार का आया हुआ क्वेश्चन भी है कि सन 2017 में कोटि पूरक कोण, अगर दो कोणों का योग 90 अंश है तो दोनों कोण एक दूसरे के कोटि पूरक कहलाएंगे। और अगर उन्हीं दोनों का जोड़ 180 डिग्री का है तो आप लोग बताइए, कमेंट्स में बताइएगा कि वो दोनों एंगल्स एक दूसरे के क्या कहलाते हैं। ठीक है, चलें। अब इस क्वेश्चन में देखिए, कहा जा रहा है कि दो कोटि पूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री का है। 40 डिग्री का है तो दोनों कोण होंगे। ऑप्शन के हिसाब से इसको चलना पड़ेगा। और ऑप्शन में देखिएगा, एक जगह ऑप्शन में दिया गया है 65 और 25, अंतर कहा गया है, इन दोनों को घटा लीजिए। देखिए, इन दोनों को घटाने पर 40 डिग्री ही आएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 65 डिग्री और 25 डिग्री। इस तरीके से पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाइए। दूसरा क्वेश्चन है, 12 10 12 को 12 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको जल्दी से डिवीज़न करना होगा, भाग देना होगा। क्या है? 12 10 और 12, 12 से भाग दे दीजिए इसको। 12 1 12, यानी 12 का नंबर 12 आपका कट गया पूरा। यहाँ पर आपका बच गया 1। अगला अंक उतारिए, नहीं जा रहा है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे? 0 बढ़ाएंगे, उसके बाद फिर बढ़ा लीजिए, एक अंक उतार लीजिए, फिर नहीं जा रहा है। अब आप क्या करेंगे? फिर यहाँ पर 0 बढ़ाइए ऊपर और एक अंक लेके जाइए। ठीक है, अब 12 9 108 होता है, 9 बार में लेके जाइए। ये आपका अच्छा 12 8 96 जाएगा, क्योंकि 101 है ना, 12 8 96 चला जाएगा, ये आपका 96 चला जाएगा। और 11 में से 6 घटेगा, 5 बचेगा, 52 हो गया। 12 चौका 48 और 12 पंजे 60, 12 चौका 48, 48 बार में अगर 48 गया यहाँ पर, तो 48 4 52। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका शेषफल क्या आएगा? इसका शेषफल आपका आ जाएगा 4। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी संख्या के 3/4 का, ये वो संख्या क्या है आपको नहीं पता है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि किसी संख्या के 3/4। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये मान लेते हैं कि वो संख्या क्या हो गई? x। ठीक, और उसका 3/4, उसी संख्या का 3/4 का मतलब गुणे 3/4 हो गया। का 2/3, का 2/3, फिर वही आप करिए, गुणे 2/3 किसके बराबर है? 24 के बराबर है। ठीक है, ये आपका एक तरीके से इक्वेशन बन चुकी है। अब आप 3 से 3 कैंसिल कर लीजिए और उसके बाद क्या करेंगे? 2 से 4 को काट लीजिए। 2 से 4 को काटेंगे जी। चलिए एक बार इसको फिर से देख लेते हैं हम। क्वेश्चन है कि x का 3/4 का 2/3 बराबर किसके हैं? 24 के। 3 से 3 कैंसिल कर लीजिए, उसके बाद 2 से 4 को काट लीजिए 2 बार में और 24 में 2 से गुणा कर लीजिए। 24 में 2 से गुणा करने पर ये जब नीचे से ऊपर जाएगा तो ये इंटू में आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 48। और आपका आंसर क्या आ जाएगा? अच्छा हाँ, इसमें ये भी कहा जा रहा है कि उसी संख्या का 1/4 क्या होगा। तो आप देखिए, 48 का यानी 48 का 1/4 अगर आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 12। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? इसका आंसर आपका आ जाएगा 12। ये देखिए, आपका आंसर निकल के आ गया, आपका आंसर निकल के आ गया है 12। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का के 60% का, किसी संख्या के 60% का, ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे पिछली बार का क्वेश्चंस था ना, किसी संख्या, वैसे ही सेम टू सेम क्वेश्चंस है।
अब यहाँ पे कहा जा रहा है किसी संख्या के 60% का, तो सबसे पहले तो वो संख्या आप मान लीजिए x है, इसका 60%, हाँ यहाँ पर 3/4 कहा जा रहा था, यहाँ 60% कहा जा रहा है, तब आप क्या करेंगे, परसेंट को हटाइए, तो यहाँ पे लिखिए 60/100, लिख लिया। 60% का 3/5, 3/5 यानी 3/5 किसके बराबर है, 36 के बराबर है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये बन गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप 0 से 0 काट लीजिए इसको, ठीक है। और देखिए अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहले x और यहाँ पर 18, 6×18 होता है ना, और यहाँ पर क्या हो जाना है 50 बराबर 36। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे ये करो कि सीधे 18 से 36 को काट दो, 18 दूनी 36, और 50 में 2 से जब गुणा करेंगे, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, पूरी x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 100, x बराबर आ जाएगा आपका 100। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 100, जो कि आपका उत्तर हो जाएगा। ये रहा आपका उत्तर 100। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका 378, 236, 459 और 312 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो आपको देखिए इस क्वेश्चंस को ट्रिक से हल करना है। इस क्वेश्चंस को ये नहीं करना है कि 378 और 236 जो संख्या दिया गया है और 459 और 312 सब का गुणा करें, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको हर संख्या के इकाई का अंक लेना है, मतलब यहाँ से 2, यहाँ से 9, यहाँ से 6, यहाँ से 8, और आपको ओरल करना है। देखिए अगर हम 8 संग मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाता है, 48। 48 में इकाई का अंक क्या हो गया, 8। ठीक है, अब 8 आ गया आपका, 8 9, यहाँ तक 8 आया, 8 में अब 9 से गुणा कर लीजिए, 72। 72 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 2। 2 में 2 से गुणा कर लीजिए, क्या आ जाएगा आपका, 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। इस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या है और आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसका यही तरीका होता है। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि दो संख्या का मासा और लासा, ये क्वेश्चन पिछली बार का रिपीटेड क्वेश्चन है, उसी तरह का आया हुआ क्वेश्चन है ये। दो संख्या का मासा और लासा क्रमशः 12 और 72 है। ठीक है, याद करिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, और फार्मूला क्या था आपका, फार्मूला था आपका फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू इन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम और इन्हीं दोनों संख्याओं का गुणे में एचसीएफ। मतलब एलसीएम का मतलब लासा और एचसीएफ का मतलब इन्हीं दोनों संख्याओं का मासा। ठीक है, चलें देखिए अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। हमको कह रहा है कि दो संख्याओं का मासा और लासा 12 और 72 है, यदि इन संख्याओं का योगफल 60 है, इन संख्याओं का योगफल 60 है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 12 लिख लो गुणे 72 लिख लो, और आपका एक संख्या मान लो x, या ऐसा करो पहले कि आप जो है हाँ एक संख्या x मान लो, और दूसरी संख्या जो माना था हमने माना जाएगा, क्योंकि दोनों संख्याओं का योगफल 60 है, तो ये हो जाएगा 60 माइनस x ना। इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, अब क्या करना होगा, इसका 72 में आप 12 से गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। इसके बाद देखिए हम आपके लिए इस क्वेश्चन को छोड़ दे रहे हैं और आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अगर नहीं आएगा आपको तो हमसे बताइएगा, फिर हम इसको सॉल्व करके आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये क्वेश्चंस होएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए।
क्वेश्चंस में ये कहा जा रहा है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 भाग है तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का ना। तो अगर हम देखिए इसमें हम ये करते हैं कि अगर हम ये मान लेते हैं कि विक्रय मूल्य क्या हो गया 100 माना जा सकता है ना, विक्रय मूल्य दिया तो है नहीं, और कह रहा है कि क्रय मूल्य उसका 3/2 भाग है, 3/2 भाग है, 2 से काट लीजिए 50 बार में जाएगा। ठीक है, 50 बार में जाने का मतलब ये हो गया कि इसका उत्तर आ जाएगा 150। कितना आ जाएगा 150। ठीक, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि देखिए ये जो आंसर आ गया आपका, ये क्या आ गया, ये आपका आ गया क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना था 100 रुपये था, यानी हानि हुई आपकी, क्या हो गई हानि, कितने रुपए की 50 रुपये की हानि आपकी आ गई। ठीक है, अब इसी हानि को आप प्रतिशत में बदल दीजिए। कैसे बदलेंगे, देखिए इस हानि को प्रतिशत में बदलने के लिए आप सीधे सीधे ये करिए कि जो आपकी हानि हुई है वो लिखिए और नीचे आप क्रय मूल्य लिखिए। ठीक है, और नीचे आप क्रय मूल्य लिखिए, क्रय मूल्य 150 रुपये था, 150 रुपये और गुणे में 100, 0 से 0 काट लीजिए, 5 से काट लीजिए, 3 बार में जाएगा, और जब 100 में 3 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 33 सही 1/3%। यही आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए ये उत्तर आपका 33 सही 1/3% आया भी हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है किसी कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल। अब ये आपका घनाभ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो छत का क्षेत्रफल बताना है। देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए कमरे की चारों दीवार, जो कमरे की चारों दीवार होगी उसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है। सूत्र निकालने उसका चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला है 2l + b × h। ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। ठीक है, अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कुल क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है, लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगुनी है, मतलब कि ये जो लंबाई है ये उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। ठीक है, अब आप सबसे पहले जो क्षेत्रफल दिया गया है, क्योंकि पहले से क्षेत्रफल दिया गया है इसका, तो 660 आप पहले लिख लें। ठीक, 2 लिख लें। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। विड्थ जो आप मान लीजिए वो मान लीजिए x, तो लेंथ क्या हो जाएगी उसकी डबल x हो जाएगी, 2x + x मान लिया हमने। ठीक है, और ऊंचाई क्या दिया गया है, ऊंचाई आपकी दिया गया है 11 मीटर। बस आपका यही क्वेश्चन बन गया, इसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करें, कोई दिक्कत नहीं ना, सीधे 11 को इंटू सीधा लेकर के आएँ तो ये अपॉन में आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 6। कैसे आए फिर से देख लीजिए, 11 को जब इधर लेकर के आएंगे आप तो बटे में आ जाएगा। ठीक, अब आप इसको खोल लें, 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 4x हो गया, फिर यहाँ पर क्या आ गया 4, है ना। अब ठीक है, और आपका 4x हो गया। ठीक, यहाँ पे 660 हो गया, 11 × 66, यहाँ 60 मीटर हो गया। अब 60 में से 4 को घटाना है आपको, 60 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 56। टू एक्स प्लस एक्स है, हाँ ठीक है। देखिए यहाँ 4x + 4 नहीं, यहाँ x था ना, तो यहाँ हो जाएगा 2x। ठीक है, और 4 2 मिला के हो जाएगा 6x =